नमस्कार। क्रिस्टोफर बेरीडी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स हमें क्रिमिनल माइंड के अंधेरे कोनों में झांकने का मौका देती है। पर आज हम सिर्फ जुर्म की कहानियों पर बात नहीं करेंगे। नहीं, हम उन साइकोलॉजिकल सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी आपकी जिंदगी पर भी लागू होती हैं, हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगहों पर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये शब्द रोंगटे खड़े कर देते हैं, है ना? ये हमें एक बहुत ही असहज सच के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये हमें बताते हैं कि बुराई कोई दूर की कहानी नहीं है, वो हमारे बगल में, हमारे घरों में, उन चेहरों के पीछे छिपी हो सकती है जिन पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि खतरा कहाँ है, सवाल ये है कि हम उसे पहचानने में अक्सर चूक कैसे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ को समझते हैं, और वो है सामान्यता का मुखौटा, यानी मास्क ऑफ नॉर्मेलिटी। सच कहूँ तो यही वो आइडिया है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, कि जो लोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अक्सर बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही दिखते हैं। और ये बात खतरे को पहचानने की हमारी बुनियादी काबिलियत पर ही सवाल खड़ा कर देती है। हम सब एक आरामदायक सोच में जीना चाहते हैं, है ना? कि बुरे लोग अलग दिखते हैं, कि हम उन्हें दूर से ही पहचान लेंगे। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। सबसे खतरनाक लोग कोई राक्षस नहीं, बल्कि बहुत आकर्षक और भरोसेमंद इंसान बनकर हमारे सामने आते हैं। वो हमारी भीड़ में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। नेविल हीथ का केस देखिए, वो बहुत चार्मिंग था, वेल मैनर्ड था और समाज में उसकी अच्छी खासी इज्जत भी थी। पर इस चमक दमक के पीछे एक बेहद बेरहम शिकारी छिपा था। ये सामान्यता के मुखौटे का एक जीता जागता डरावना उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि जो सतह पर दिखता है उस पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की बाहरी पर्सनैलिटी देखकर उसके कैरेक्टर के बारे में गलत अंदाजा लगा लिया गया हो? जरा सोचिए, अपने ऑफिस में, अपने सोशल सर्कल में, या शायद अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी। ये सवाल सिर्फ अपराधियों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने जजमेंट के बारे में है। तो ये मुखौटा काम कैसे करता है? चलिए उन खास साइकोलॉजिकल टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल मैन्युपुलेटर्स करते हैं। हम ये समझेंगे कि वो कैसे किसी की सतर्कता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और अक्सर किसी की अपनी अच्छाई को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इमोशनल मिमिक्री। मतलब ऐसी भावनाओं को दिखाना, उन्हें परफॉर्म करना जो असल में महसूस ही नहीं हो रही। किताब में एक बहुत सीधी चेतावनी है, इन हत्यारों के लिए कभी कुछ महसूस मत करना, क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। उनका पछतावा, उनका दुख, ये सब एक नाटक होता है जिसका मकसद सिर्फ किसी की हमदर्दी जीतना होता है। इस हेरफेर की प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले वो कमजोरियों को पहचानते हैं, किसी की असुरक्षा या भोलापन। फिर वो भरोसा बनाने के लिए हमदर्दी और पछतावे का नाटक करते हैं, और आखिर में वो उसी हमदर्दी का इस्तेमाल करके कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। कितनी अजीब बात है ना, कि किसी को काबू में करने के लिए उसकी सबसे अच्छी क्वालिटीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर एक सच्ची माफी और एक जोड़ तोड़ वाली माफी में फर्क कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम सब ऐसी स्थितियों में रहे हैं जहां किसी की माफी सच्ची नहीं लगती। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये नीयत की बात है। क्या वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा हैं, या वो बस हालात को फिर से अपने काबू में करना चाहते हैं? अब तक हमने समझा कि वो कैसे करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं। चलिए उनके दिमाग के अंदर की वायरिंग को समझते हैं, जो उनमें ज़मीर या पछतावे की भावना को पनपने ही नहीं देती, और क्यों नैतिकता की बातें उन पर बेअसर रहती हैं। देखिए, साइंस हमें बताता है कि ये सिर्फ एक नैतिक कमी नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल फर्क भी है। एफएमआरआई स्कैन्स में साफ पता चलता है कि साइकोपैथ्स के दिमाग में हमदर्दी का जो सेंटर होता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसमें हलचल बहुत कम होती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी के दिमाग का वो स्विच ही ऑफ हो जो उसे दूसरों का दर्द महसूस कराए, तो उनके काम का दूसरों पर क्या भावनात्मक असर होगा, ये वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सहानुभूति के बिना इंसान की नैतिकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कोई दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर सकता, तो सही और गलत के नियम उसके लिए सिर्फ किताबी बातें बनकर रह जाते हैं, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। नैतिकता की पूरी इमारत ही हमदर्दी की नींव पर टिकी है, और जब वो नींव ही मौजूद ना हो तो सब कुछ ढह जाता है।
तो इस सारी परेशान करने वाली जानकारी का हम करें क्या? अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस जानकारी को अपनी सेफ्टी के लिए प्रैक्टिकल और काम के तरीकों में कैसे बदलें? यहाँ कुछ बिहेवियरल रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा आकर्षण जो बनावटी लगे, जैसे कोई परफॉर्म कर रहा हो। अपनी गलतियों के लिए लगातार दूसरों को दोष देना। जो लोग कमज़ोर हैं उनके प्रति क्रूरता का एक पैटर्न दिखाना और सामाजिक सीमाओं को बार बार लांघना। यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि किसी पर साइकोपैथ का ठप्पा लगाया जाए, बल्कि उनके काम करने के तरीके, उनके पैटर्न को पहचाना जाए। और यहाँ एक कड़ा लेकिन बहुत ज़रूरी सबक है, ये मानना कि किसी ऐसे इंसान को बचाला जा सकता है जिसमें पछतावे की कोई भावना ही नहीं है, एक बहुत खतरनाक भ्रम है। जब किसी में हमदर्दी की बुनियादी काबिलियत ही न हो, तो उन्हें बदलने की कोशिशों का नतीजा सिर्फ और ज़्यादा हेरफेर और आखिर में खुद का नुकसान होता है। तो आखिरी मकसद क्या है? पैरानॉइड होकर जीना नहीं, बल्कि अवेयर होकर जीना। पैरानोया या वहम हर किसी में खतरा देखता है, वहीं दूसरी तरफ अवेयरनेस वो खास तरह के जोड़-तोड़ वाले पैटर्न को पहचानना सिखाती है। ये अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने के बारे में है, जब कोई चीज़ अंदर से सही नहीं लगती। और आखिर में ये सवाल कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अंतरात्मा ने किसी इंसान के बारे में चेतावनी दी हो, भले ही उसकी कोई लॉजिकल वजह ना हो? उस भावना पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि अक्सर वो उन पैटर्न्स को पहचान रही होती है जिन्हें हमारा सचेत मन अभी तक समझ नहीं पाया है। और यही शायद सबसे बड़ा सबक है जो हम सीख सकते हैं।